नेक्स्ट टॉपिक आता है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसको बोला जाता है? देखो जैसे मेरे पास में कोई भी एक इलेक्ट्रिक चार्ज है और जब मैं उसके पास में कोई दूसरा इलेक्ट्रिक चार्ज लेके आऊंगा तो मैं देखूंगा कि उसके ऊपर एक फोर्स लग रहा है दूर से ही। उसको हम इसके कांटेक्ट में नहीं लेके आएंगे, दूर से ही उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। इसका मतलब इस चार्ज के चारों तरफ क्या है, इसका एक इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है। तो उस स्पेस को जहां पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिकल इफेक्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस चार्ज के चारों तरफ क्या होगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जिसमें अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। जैसे यहां पे एक चार्ज दिखा रखा है, पॉजिटिव चार्ज। इस चार्ज के चारों तरफ क्या है, इसका इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब इसके चारों तरफ। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आप लेके आओगे तो ये उसको अट्रैक्ट या रिपेल करेगा अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द चार्ज। अगर पॉजिटिव चार्ज पास में लाओगे तो ये उसको रिपेल करेगा, और अगर नेगेटिव चार्ज इसके पास में लाओगे तो ये उसको अट्रैक्ट करेगा, मतलब उसके ऊपर क्या करेगा, एक फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो उस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे हैं, जो इस चार्ज के चारों तरफ है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमको दो चीजें कैलकुलेट करके देखनी है। एक तो उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जैसे आपको बोले कि ये चार्ज क्यू है मान लो, तो इससे r डिस्टेंस के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो कितना मतलब मैग्नीट्यूड बताना है। और दूसरा उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, मतलब कौन सी डायरेक्शन में वो इलेक्ट्रिक फील्ड लिया जाएगा। हो सकता है इस चार्ज की तरफ हो इलेक्ट्रिक फील्ड, हो सकता है इससे बाहर की तरफ हो, या और कोई डायरेक्शन में, तो वो कैसे डिसाइड करेंगे। तो उसके लिए हमें एक काम करना है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की दो चीजें कैलकुलेट करनी है, एक तो डायरेक्शन और एक उसका मैग्नीट्यूड। तो सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं। देखो जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी होती है ना, कहीं भी किसी भी जगह पे, तो वहां पे हम क्या करते हैं, टेस्ट चार्ज रख के देखते हैं। कौन सा चार्ज रखेंगे, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव टाइप का होगा, याद रखना है। टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, है ना। एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज हम इसके चारों तरफ रख के देखेंगे और चेक करेंगे कि उस पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। हमें क्या करना है, इस चार्ज के चारों तरफ एक टेस्ट चार्ज रख के देखना है, जो ये चेक करेगा, ये टेस्ट करेगा कि कौन सी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है और कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। उसको टेस्ट चार्ज बोलते हैं, जो इसके चारों तरफ रख के हम चेक करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस चार्ज के चारों तरफ, है ना, हम एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख के देखेंगे। जैसे मैंने यहां पे पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखा, मैंने एक टेस्ट चार्ज लिया स्मॉल क्यू और उसको यहां पे रखा, तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल करेगा, तो फोर्स लगेगा आउटवर्ड। फिर मैंने उसको यहां पे रख के देखा तो अभी भी फोर्स आउटवर्ड लगा, यहां पे रख के देखा तो अभी भी फोर्स आउटवर्ड लगेगा, ऐसे लगेगा ना बाहर की तरफ। भी ये वाला चार्ज उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। भाई यहां पे रखोगे इधर रिपेल कर देगा, यहां पे रखोगे इधर रिपेल करेगा, इधर है ना। इस तरीके से जहां भी आप टेस्ट चार्ज को रखोगे इसके चारों तरफ, ये वाला चार्ज क्या करेगा, उसको रिपेल कर रहा होगा, तो फोर्स किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। आया समझ में। तो हमने ये देख के एक रूल बना लिया, हमने एक रूल बनाया कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसके चारों तरफ, जैसे एक पॉजिटिव चार्ज आपके पास है तो उसके चारों तरफ आप कहीं भी टेस्ट चार्ज को रख दो, उस पर फोर्स हमेशा बाहर की तरफ ही लगेगा। तो इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो क्या मानेंगे हम लोग, आउटवर्ड डायरेक्शन में मानेंगे, क्योंकि जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगेगा हम उसी डायरेक्शन को इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ एक दूसरा पॉजिटिव चार्ज जिसको हम टेस्ट चार्ज बोल रहे हैं, इसको हम क्या बोल रहे हैं, टेस्ट चार्ज। और ये वाला चार्ज क्या बोला जाएगा, फिर ये वो चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसको बोलेंगे सोर्स चार्ज। कौन सा चार्ज है ये, सोर्स चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। और ये कौन सा चार्ज है, जिसके चारों तरफ अलग अलग लोकेशन पे अलग अलग पोजीशन पे रख के चेक किया जा रहा है, उसको बोलेंगे टेस्ट चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में है, बोलो आउटवर्ड डायरेक्शन में। अब एक चीज सोचो आप, अगर इस सोर्स चार्ज को हम नेगेटिव ले लेते, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाला चार्ज है, अगर ये नेगेटिव होता तो क्या होता, तो ये वाला जो टेस्ट चार्ज है ये उसकी तरफ अट्रैक्ट होता, तो फोर्स लगता है इनवर्ड डायरेक्शन में। अभी तो बाहर की तरफ लग रहा है, फिर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगता इनवर्ड डायरेक्शन में। टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव होगा, वो ध्यान रखना है। ये वाला चार्ज बदल सकता है, ये पॉजिटिव की जगह आप नेगेटिव भी ले सकते हो। भाई चार्ज तो कैसा भी हो सकता है ना जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, और अगर ये नेगेटिव होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में कंसिडर किया जाता। तो इसको मैं एक डायग्राम से आपको बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेंगे हम लोग, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में लेंगे, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के चारों तरफ जब हम टेस्ट चार्ज को रखते हैं तो उस पर बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगता है।
तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, आउटवर्ड हो गया। दूसरा चार्ज है नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा बोलो, तो नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इनवर्ड्स, नेगेटिव चार्ज के चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड्स। ठीक है, याद रखना है। समझ में आया क्या, ये डायरेक्शन हमने कैसे डिसाइड करी है। हमको एक टेस्ट चार्ज लेना है और सोर्स चार्ज के चारों तरफ उस टेस्ट चार्ज को रख के देखना है, उस पर जिस भी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा उसी डायरेक्शन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंसिडर कर लेंगे। ठीक है, सिंपल एकदम। अब बात करते हैं डायरेक्शन की, तो बात कर ली, अब बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, कि भी जैसे कोई भी चार्ज आपको दे दे, मान लो ये चार्ज दे दिया Q और आपको बोले भाई इससे R डिस्टेंस पे ये कोई पॉइंट है P, बताओ यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, क्या बताना है इस बार, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 10 20 50 कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। कौन से पॉइंट पे, P पॉइंट के ऊपर। अब कैसे पता करेंगे, तो वापस हम एक टेस्ट चार्ज यूज करेंगे, वापस से आपको क्या करना है, टेस्ट चार्ज यूज करना है। अब की बार जो टेस्ट चार्ज है उसका मैग्नीट्यूड होगा +1 कूलाम, कितना है 1 कूलाम। जब हमें डायरेक्शन बतानी है तब तो हम कितना भी टेस्ट चार्ज ले सकते हैं, है ना, 1 कूलाम 2 कूलाम 5 कूलाम 0.5 कूलाम कितना भी, क्योंकि हमें सिर्फ डायरेक्शन बतानी होती है। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी ना, कि इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है उसका मैग्नीट्यूड बताना है, तो आपको टेस्ट चार्ज का भी मैग्नीट्यूड लेना है, कितना 1 कूलाम लेना है। ठीक है, तो ये टेस्ट चार्ज हो गया अपना, ये कौन सा चार्ज है, टेस्ट चार्ज। और ये कौन सा चार्ज बताया अभी, सोर्स चार्ज, इसका नाम क्या है, सोर्स चार्ज, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैसे पता करेंगे, तो हम ये देखेंगे कि इस टेस्ट चार्ज के ऊपर इस सोर्स चार्ज की वजह से कितना फोर्स लग रहा है। अगर ये चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये ज्यादा फोर्स लगाएगा इसके ऊपर, अगर ये कम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा तो ये कम फोर्स लगा पाएगा इसके ऊपर। तो जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा किस पे, 1 कूलाम टेस्ट चार्ज के ऊपर, वही क्या माना जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड यहां पे कंसीडर किया जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पे द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, यूनिट मतलब 1, तो 1 कूलाम चार्ज जो 1 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है उसके ऊपर जितना भी इलेक्ट्रिक फोर्स लगेगा इस सोर्स चार्ज की वजह से, उसी को हम क्या मानेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि अगर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो क्या करना है, इस सोर्स चार्ज की वजह से इस टेस्ट चार्ज पे कितना फोर्स लगेगा वो फोर्स हमको कैलकुलेट करना है, उसी को हम क्या मानेंगे, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर करेंगे। तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा और कुछ फोर्स लगा रहा होगा, उस फोर्स को कैलकुलेट करोगे तो कूलाम्स लॉ यूज करो। बताओ क्या लगाऊं फॉर्मूला, K/Q1 यानी कि कैपिटल Q, Q2 यानी कि 1 कूलाम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, यानी कि फॉर्मूला बन गया KQ/R²। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द फोर्स ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट दैट पॉइंट, यानी कि ये जो फोर्स अपने पास निकल के आया इसी को हम क्या बोलेंगे, इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसिडर कर लेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बन गया KQ/R², ये फॉर्मूला है। तो जब भी आपको सोर्स चार्ज दे रखा हो और उससे दूरी बता रखी हो कि इतनी दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। K क्या है यहाँ पे, K है इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4πε0। ठीक है, ये वाला K क्या है यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। अच्छा एक फॉर्मूला और है, उससे भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हो। कौन सा फॉर्मूला, देखो मान लो कि मैं यहां पे 1 कूलाम चार्ज नहीं रखता, कोई भी Q चार्ज रख देता, तो उसके ऊपर ये वाला चार्ज कितना फोर्स लगाता, बताओ। जो फोर्स लगता, नेट फोर्स लिख देता हूं उसको, ये वाला चार्ज इस Q चार्ज के ऊपर, अब की बार हमने इसको 1 कूलाम नहीं लिया है, हमने कोई Q चार्ज रैंडमली हमने ये मान लिया कि ये कोई Q चार्ज है, तो ये वाला चार्ज इसके ऊपर कितना फोर्स लगाएगा, बताओ। फॉर्मूला लगाओ, K/Q1 Q2 अपॉन R², यही तो लगाओगे। अगर मैं इस फॉर्मूले को दोनों साइड में स्मॉल q से डिवाइड कर दूं तो देखो क्या बनेगा, ये बना F नेट अपॉन Q इक्वल टू, जब आपने दोनों साइड में स्मॉल q से डिवाइड किया तो ये वाला q हट जाएगा, इधर यह आएगा KQ/R²। और ध्यान से देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है KQ/R²। इसका मतलब
आप इलेक्ट्रिक फील्ड को इस वाले फॉर्मूले से भी कैलकुलेट कर सकते हो। भाई ये इसके बराबर ही तो है, इक्वल करके लिखा है हमने, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो इक्वल टू एफ नेट अपॉन क्यू। हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को बताने के लिए। ये फॉर्मूला इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, देखो एफ नेट इक्वल टू क्यू इंटू ई, लिख सकते हो क्या? क्यू को इधर मल्टीप्लाई कर दो और याद करो इस फॉर्मूले को हम यूज कर चुके हैं। मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट बताया था आपको, उसमें याद करो कि ऑयल ड्रॉप थी, उसके ऊपर क्यू चार्ज था, तो उसके ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा था उस फोर्स का फॉर्मूला क्या था? क्यू इंटू ई। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि अगर किसी भी जगह पे अगर हमने क्यू चार्ज रखा हुआ है और वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, तो उस क्यू चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो कितना होगा? क्यू इंटू ई के बराबर होगा। कितना होगा फोर्स? क्यू इंटू ई के बराबर होगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जब भी हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैलकुलेट करना होता है हम यही वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। किसी भी क्यू चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखोगे तो उसके ऊपर जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला होगा क्यू इंटू ई। ठीक है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, याद रखना है इसको। अच्छा, इससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी बना सकते हो इस वाले फॉर्मूले से। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, चार्ज की होती है कूलाम, तो न्यूटन पर कूलाम ऐसा यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की? बोलो, न्यूटन पर कूलाम होगी। न्यूटन पर कूलाम इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो देखो दो फॉर्मूले मैंने आपको बताए हैं जो आपको याद रखने हैं। कौन कौन से फॉर्मूले बताए हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड जब भी पता करना हो या तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, जैसे मैं बोलूं कि एक 5 कूलाम चार्ज है, उससे 10 मीटर दूरी पे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमें सोर्स चार्ज दे रखा है और डिस्टेंस दे रखी है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि एक चार्ज क्यू है, एक चार्ज क्यू है, उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा और मैंने देखा उसके ऊपर इतना फोर्स लगा, तो बताओ वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? मैंने बोला कि एक चार्ज क्यू है, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पे उस पे जो फोर्स लगा कितना लगा? एफ नेट लगा। ये मैंने आपको बता दिया। तो क्या हम इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं इस फॉर्मूले को यूज करके? एफ नेट को डिवाइड कर देना क्यू से। जैसे मैं बोलूं कि मेरे पास 2 कूलाम चार्ज है, उसको मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर 10 न्यूटन का फोर्स लगा, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है वहां पे? तो 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 5 न्यूटन पर कूलाम हो गया। तो इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो दूसरा फॉर्मूला ये है जो आप इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए यूज कर सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हम यूज करेंगे जब भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना होगा। बिल्कुल आसान सा फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में होता है, ये ध्यान रखना इसमें, ठीक है। ये फॉर्मूला क्या होता है? वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म में होने का मतलब, अब वेक्टर फॉर्म में होने से क्या होगा वो समझो। जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला लिखा है, मैंने लिखा F इक्वल टू क्यू इंटू ई, और यहाँ पे E के ऊपर और यहाँ पे F के ऊपर वेक्टर सिंबल लगा दिया। देखो दो वेक्टर को आप इक्वल का सिंबल लगा के तभी लिख सकते हो जब दोनों की डायरेक्शन सेम हो और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। यहां पे हमने बीच का इक्वल का सिंबल लगा रखा है, बीच में देखो ये कौन सा सिंबल लगा रखा है? इक्वल का सिंबल लगा रखा है। इसका मतलब इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही क्या होगी? फोर्स की डायरेक्शन होगी। किसके लिए? क्यू चार्ज के लिए। लेकिन चार्ज पॉजिटिव होना चाहिए। अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो यहाँ पे माइनस का सिंबल लग जाएगा, और माइनस का सिंबल लगते ही वेक्टर की डायरेक्शन क्या हो जाती है? अपोजिट हो जाती है। अगर नेगेटिव चार्ज को आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर फोर्स लगेगा। याद रखने वाला पॉइंट है, ठीक है। इससे भी आप समझ सकते हो, जैसे अगर ये चार्ज नेगेटिव होगा तो आप ऐसे लिखोगे इसको, एफ नेट इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई, और कोई भी वेक्टर हो उसके आगे अगर माइनस सिंबल लग जाए, भाई चार्ज तो स्केलर है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड तो वेक्टर क्वांटिटी है ना, उसके आगे माइनस सिंबल लग गया तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट हो गई। तो याद रखने वाला पॉइंट ये है कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो उसके ऊपर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। जैसे मैंने एक चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उस पर कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में लगेगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, चलो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो, तो इसमें मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रखा, तो बताओ इस पे कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है इधर लगेगा। आया समझ में? और अगर ये चार्ज नेगेटिव होता तो, माइनस क्यू चार्ज होता तो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लगता। ये मेरे कहने का मतलब है। आया समझ में? तो इस टॉपिक से हमने क्या क्या चीजें सीखी?
एक बार मैं वापस से रिवाइज करवा देता हूं। पहली चीज हमने ये देखी कि पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा आउटवर्ड लेना होता है और नेगेटिव चार्ज के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड लेना होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर हमें सोर्स चार्ज दे रखा है और उससे डिस्टेंस बता रखी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पता करने के लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे KQ/R²। और अगर हमें टेस्ट चार्ज बता रखा है और उस पर लगने वाला फोर्स बता रखा है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। आसान है एकदम, बिल्कुल इजी, ठीक है। और ये भी याद रखो फॉर्मूला कि अगर हमें कोई भी Q चार्ज दे रखा हो और इलेक्ट्रिक फील्ड बता रखा हो तो उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगेगा वो इस फॉर्मूले से आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये वाला फॉर्मूला उसके लिए यूज होता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा और नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो इतनी चीजें हम लोग आगे भी यूज करेंगे, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेनी है। इस पे कोई भी डाउट है तो एक बार बता दो, कोई भी स्टेप में या कोई भी चीज अगर जगह है, कोई भी अगर आपको डाउट हो, जरा सा भी अगर डाउट हो तो बता दो। चले फिर आगे, चलो। इसके बाद में है फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। कई बार आपको एक सिस्टम दे रखा होगा चार्जेस का, जैसे यहां पे कुछ चार्जेस दिखा रखे हैं, ये चार्ज Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, ठीक है। 3 चार्जेस वाला एक सिस्टम है और हमें पूछा जाएगा, मान लो कि इनके आसपास कोई पॉइंट है, ये वाला पॉइंट मान लो P, तो इस P पॉइंट पे ये चार्ज कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे वो कैलकुलेट करके बताओ। हमें क्या पूछा जाएगा, इन चार्जेस की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैलकुलेट करके बताओ। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो इसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। कौन सा प्रिंसिपल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल यूज करना है बोलो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या बोलता है, ये बोलता है कि इन अलग अलग चार्जेस की वजह से पहले तो P पॉइंट के ऊपर अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर लो और उसके बाद में उन सबका वेक्टर एडिशन कर लो, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको इन सारे चार्जेस की वजह से अलग अलग इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए चार्जेस तो दे रखे हैं, अगर हम दूरी पता कर लें कि इस पॉइंट से ये चार्ज कितनी कितनी दूरी पे है तो हम KQ/R² वाला फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड पता कर सकते हैं। तो हम ये डिस्टेंस मान लेते हैं, जैसे आपको ये डिस्टेंस गिवन होंगी, वैसे अगर कोई भी न्यूमेरिकल इस पे आएगा तो ये डिस्टेंस मान लो R1 है, ठीक है। ये जो दूसरा वाला पॉजिटिव चार्ज है इसकी इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको R2 मान लेते हैं, और ये जो तीसरा चार्ज है Q3 इसकी इस P पॉइंट से जो डिस्टेंस है उसको R3 मान लेते हैं, ठीक है। अब बताओ Q1 चार्ज की वजह से R1 डिस्टेंस पे यहां पे इस P पॉइंट के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्या फॉर्मूला लगाना है, KQ/R²। क्या लिखूं, K चार्ज कितना है Q1, डिस्टेंस कितनी है R1, तो KQ1/R1²। क्या आएगा बोलो, KQ1/R1²। इसी तरीके से Q2 चार्ज की वजह से R2 डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना आएगा, यह आएगा KQ2/R2² आएगा। इसी तरीके से थर्ड चार्ज की वजह से R3 डिस्टेंस पे ये जो P पॉइंट है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, KQ3/R3² आएगा। आ गया, अलग अलग चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अब डायरेक्शन भी बता दो, कौन कौन सी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड होंगे। ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, हमेशा आउटवर्ड। याद रखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड, बाहर की तरफ। नेगेटिव होगा तो इनवर्ड, चार्ज की तरफ लेना है। ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। तो इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, आउटवर्ड। चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के लॉन्ग आउटवर्ड आएगा, ऐसे लेना है, इधर लेना है। ये आउटवर्ड ये तो होगा ऐसे बाहर की तरफ, ये हो गया E1। ऐसे बताओ ये कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा। किधर आएगा बोलो, अरे बोलो भाई, आउटवर्ड आएगा। ऐसे ये तीसरा चार्ज है, इसकी वजह से यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा। इस तरीके से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दिखानी है यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड E3। बोलो आया क्या समझ में। और फिर इन सारे इलेक्ट्रिक फील्ड का आपको वेक्टर एडिशन करना है, तो उससे आपके पास में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि E1 + E2 + E3। इन सब का क्या करेंगे,
वेक्टर एडिशन करेंगे। कौन सा एडिशन करना है बोलो? वेक्टर एडिशन करना है। डायरेक्टली मत ऐड कर लेना कि ये 10 है, ये 20 है, ये 50 है तो सबको सिंपली ऐड कर लिया, ये नहीं। आपको देखो डायरेक्शन के हिसाब से इनको वेक्टर एडिशन मेथड से ऐड करना है ना। तो वेक्टर एडिशन मेथड यूज करके आप इनको ऐड कर लेना। वेक्टर एडिशन के जो फॉर्मूले हैं वो यूज किए जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल आसान है। इसके ऊपर डायरेक्टली कोई न्यूमेरिकल आएगा, मतलब ये इस टाइप से नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ये थ्योरेटिकली नहीं पूछा जाएगा। इस पे क्या होगा, कोई क्वेश्चन गिवन होगा, जैसे एक ट्राइंगल दे देगा, उसके कॉर्नर्स पे चार्ज रखे होंगे, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ लेगा उसके, या फिर एक स्क्वायर दे देगा, उसके 3 कॉर्नर्स पे चार्ज रखे और चौथे कॉर्नर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उन बाकी के 3 चार्जेस की वजह से, वो पूछ लेगा। इस टाइप से कोई ना कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम आगे अभी करके देखेंगे कुछ क्वेश्चंस। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये बोलता है कि आपको अलग अलग चीजों को कैलकुलेट करना है, फिर उनका अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर एडिशन कर लेना है, और अगर कोई स्केलर क्वांटिटी होगी तो स्केलर एडिशन भी करेंगे। हम आगे देखेंगे कई जगह हम स्केलर क्वांटिटीज के लिए सिंपल एडिशन यानी कि स्केलर एडिशन भी कर रहे होंगे। ठीक है, इस तरीके से करना होता है। देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड 10⁻⁻8 कूलम एंड -10⁻⁻8 कूलम रेस्पेक्टिवली आर प्लेस 0.1 मीटर अपार्ट। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए, बी एंड सी इन द गिवन फिगर। देखो आपको एक डायग्राम दे रखा है और उसमें 3 पॉइंट बता रखे हैं, ए, बी और सी। इन तीनों पॉइंट्स पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। डायग्राम में डिस्टेंस वगैरह सब दे रखी है। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और ये जो नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच की दूरी कितनी बता रखी है, 0.1 मीटर। देखो 0.05 मीटर ये है, 0.05 मीटर ये, तो टोटल कितना हो गया, 0.1 मीटर हो गया ना। और ये वाली जो डिस्टेंस है ये 0.1 मीटर दिखा रखी है, ये भी 0.1 मीटर, मतलब ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा बन गया। हर एक एंगल इसमें कितना है, 60 डिग्री है, दिखा भी रखा है यहाँ पे। ठीक है, ये वाला चार्ज है 10⁻⁻8 कूलम पॉजिटिव चार्ज है, और ये है -10⁻⁻8 कूलम नेगेटिव चार्ज है। हमें सबसे पहले तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो पहले ए पॉइंट के लिए कैलकुलेशन करते हैं फॉर पॉइंट ए। ठीक है, पॉइंट ए के लिए कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो कितने चार्ज है सिस्टम में, देख के बताओ। 2 चार्ज हैं, एक तो ये वाला चार्ज है, एक ये वाला चार्ज है। अब ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव। इस पॉजिटिव चार्ज से ये पॉइंट कितना दूर है, 0.05 मीटर पे। चार्ज की वैल्यू हमें पता ही है, डिस्टेंस हमें दे ही रखी है, तो क्या हम इस चार्ज का यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता सकते हैं? हाँ जी बता सकते हैं। फॉर्मूला लगा देंगे KQ/R²। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, आउटवर्ड आएगा, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। कौन सा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पहले चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको E1 लिखा मैंने। कितना होगा, E1 लिख देता हूं, E1 होगा KQ/R²। K होता है 9 × 10⁻⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। Q आपको दे रखा है 10⁻⁻8 कूलम, और डिस्टेंस आपको बता रखी है 0.05 मीटर, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। आया समझ में? इसी तरीके से अब ये वाला चार्ज देखो, ये वाला चार्ज इससे कितना दूर है, वही 0.5 मीटर डिस्टेंस पे है, 0.05 मीटर डिस्टेंस पे है ना। और चार्ज भी उतना ही है, देखो बस नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज की तरफ आएगा। नेगेटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता है, इनवर्ड, चार्ज की तरफ जाना है, तो ये चार्ज की तरफ हमने दूसरा वाला इलेक्ट्रिक फील्ड ले लिया E2। कितना होगा E2, तो मैग्नीट्यूड सेम ही आएगा, E2 आएगा K यानी कि 9 × 10⁻⁹, Q यानी कि 10⁻⁻8 कूलम। वैसे ये नेगेटिव चार्ज है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ मैग्नीट्यूड आप लिख रहे हो इसलिए माइनस सिंबल लगाना जरूरी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाई 0.05 का स्क्वायर, दोनों बराबर ही आ रहे हैं। अब अगर आपको बोलो कि यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में, और दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्टली आप उनको ऐड कर सकते हो। तो बताओ जो ए पॉइंट है उसके ऊपर जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कितना आएगा, तो E1 + E2 आएगा, या इसको 2E1 भी बोल सकते हो, आप बोल सकते हो 2 टाइम्स ऑफ E1, क्योंकि ये दोनों बराबर ही है। देखो कैलकुलेशन देखो दोनों की, तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कितना आएगा, 2 टाइम्स ऑफ E1, यानी E1 है 9 × 10⁻⁹ × 10⁻⁸ डिवाइडेड बाई 0.05 का होल स्क्वायर। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, ये अपना आंसर आ जाएगा। तो ए पॉइंट पे इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, देखो अब हम इसी तरीके से बी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके देखते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे पॉइंट बी की। बी पॉइंट कहां पे है,
देखो उधर है वहां पे। तो सेकंड केस है एट पॉइंट बी। अब देखो जो बी पॉइंट है यहां पे पता करना है, तो वापस वही दो चार्ज है अपने पास, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहां आएगा, बी पॉइंट के ऊपर, आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा, उसको मैं E1 बोल देता हूं। और ये नेगेटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में आएगा, यहाँ पे इनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, चार्ज की तरफ आएगा, उसको मैं E2 बोल देता हूं। अब E1 कितना होगा, E2 कितना होगा, वो कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो पहले चार्ज से ये पॉइंट कितना दूर है, 0.05 मीटर डिस्टेंस पे, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो E1 आएगा K यानी कि 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 यानी कि 10⁻⁻8 कूलम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, आर मतलब 0.05 का स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में, ठीक है। चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर सकते हो, वैसे पावर जैसे ये 10 की पावर 1 बचेगा यानी कि 90/0.05 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ऐसे आपको नेगेटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे, ये जो बी पॉइंट है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इसकी दूरी देखो यहां से यहां तक कितनी है, ये 0.05, ये 0.05, ये 0.05, टोटल मिला के हो गया 0.15। तो आपको E2 कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, डिस्टेंस को 0.15 लेना है। तो K यानी कि 9 इंटू 10⁻⁹, Q कितना लेना है 10⁻⁸ कूलम डिवाइडेड बाई, इस बार डिस्टेंस कितनी आएगी 0.15 आएगी। आया समझ में, थोड़ा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 90/0.15 का स्क्वायर। अब देखो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनको माइनस करना पड़ेगा। दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को माइनस कर लेते हैं। बड़े में से छोटा वेक्टर माइनस कर लिया जाता है। दोनों में से बड़ा वेक्टर कौन सा होगा, ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा है दोनों में से, E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है, सोच के बताओ, E1 ज्यादा है या E2 ज्यादा है। देखो ये जो पॉइंट है ये इस पॉजिटिव चार्ज के ज्यादा पास है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। इससे तो दूर हो गया ना, दूरी बढ़ने पे इलेक्ट्रिक फील्ड घटता है, तो उस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे कम आएगा, इस वाले चार्ज के यहां पे ज्यादा आएगा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या कि E1 यहां पे ज्यादा है, इसलिए E1 में से E2 माइनस किया जाएगा। ठीक है, दोनों को माइनस कर लो, 90 तो कॉमन ही आ जाएगा दोनों में, तो E एट पॉइंट B 90 अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो ब्रैकेट में आएगा, इधर तो आएगा 0.05 का स्क्वायर माइनस इधर आएगा ये 1/0.15 का स्क्वायर। इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व कर देंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा कि बी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक है, कर लेंगे इसको कैलकुलेट। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आप कर लेना। तो ये बी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपने पास आ गया, आ रहा है समझ में। ठीक है, तो अब पॉइंट सी की बात करते हैं। तो सी पॉइंट के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके देखेंगे। ये देखो कौन से पॉइंट की बात करेंगे, एट पॉइंट सी। देखो जो सी पॉइंट है वो इन दोनों चार्जेस से बराबर दूरी पे है, देख रहे हो आप, डिस्टेंस बराबर ही है, ये भी 0.1 मीटर है, ये भी 0.1 मीटर, और इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड भी देखो सेम दिखा रखा है आपको, बस नेचर अपोजिट है। तो इन दोनों का जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, इस वाले चार्ज के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और इस वाले चार्ज के इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वो बराबर ही आएगा। तो मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूं, E1 इक्वल टू E2, फॉर्मूला KQ बाई आर स्क्वायर। K मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, Q कितना है, चार्ज बताओ, चार्ज होगा 10⁻⁻8 कूलम, दूरी बताओ 0.1, तो उसका स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों की डायरेक्शन बताओ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो बताओ, इस पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में लेना है, इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, मतलब चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आउटवर्ड, इधर जाना है क्या, सही बना रहा हूं डायरेक्शन। ठीक है, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इनवर्ड, चार्ज की तरफ जाना है, चार्ज की तरफ जाना है, इसका मतलब इधर आना पड़ेगा। ठीक है जी, ये हम चार्ज की तरफ आ गए, ये हो गया E2। अब बताओ इनके बीच का एंगल कितना है, E1 और E2 के बीच का एंगल, देखो ये टोटल एंगल 180 होता है, उसमें से 60 माइनस कर दो, ये आ जाएगा 120 डिग्री। आया समझ में, तो बस काम हो गया। दो वेक्टर आपको दे रखे हैं जिनका मैग्नीट्यूड आपको पता ही है और उनके बीच का एंगल भी पता है, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सी पॉइंट पे। तो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस पर, कौन सा वाला, √A² + B² + 2AB cos थीटा, यानी कि E1² + E2² + 2E1 E2 cos 120
ठीक है। E1 E2 बराबर ही है, तो मैं E2 को भी E1 ही लिख रहा हूं यहां पे थोड़ा सिंपल करने के लिए। देखो इसको E1 स्क्वायर लिखा, E2 भी E1 के बराबर है तो इसको भी E1 स्क्वायर लिख दिया। फिर E2 को E1 लिखोगे तो ये बन जाएगा 2 E1 स्क्वायर, और cos 120 होता है -1/2, ये आपको याद होना चाहिए। cos 120 कितना आता है -1/2। देखो 2 से 2 कैंसिल, ये माइनस आगे लगेगा तो माइनस का E1 स्क्वायर एक E1 स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो क्या बचेगा अंडर रूट में, सिर्फ E1 स्क्वायर बचेगा, ये कैंसिल हो गए। तो अंडर रूट से बाहर क्या आएगा, E1 आएगा, और E1 तो आपको पता ही है यहाँ पे कितना है, E1 ये है। देखो इसको थोड़ा सॉल्व कर देता हूँ, 9 इंटू 10 की पावर 1, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो, और 0.1 को क्या हम 10 की पावर -1 बोल सकते हैं, फिर उसका स्क्वायर करोगे तो 10 की पावर -2, ये ऊपर जाएगा तो 9 इंटू एक 10 पहले से भी है 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम अपना आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से सी पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट कर लिया, आसान एकदम। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको इस तरीके से अप्लाई करना है, अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, फिर सबका वेक्टर एडिशन करना है। ठीक है, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली ऐड कर लोगे, अपोजिट हैं तो डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट कर दोगे बड़े में से छोटा वेक्टर, और अगर किसी एंगल पे है तो वेक्टर एडिशन वाला फॉर्मूला लगा देना है, आसान है एकदम। ठीक है, अच्छा जो सी पॉइंट है यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या आएगी, तो यहाँ पे भी एक छोटा सा रूल अगर आपको याद हो तो आप लगा सकते हो, अगर कोई भी दो वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड के हैं तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीच में आता है, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो एकदम बीचों बीच आएगा, ये आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, हॉरिजॉन्टल आएगा ऐसे, है ना, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 120 है ना, तो इन दोनों से ये 60 और इधर से भी 60 डिग्री एंगल पे आएगा, एकदम बीचों बीच आएगा क्योंकि दोनों बराबर हैं इसलिए। तो आपको कुछ चार्जेस दे रखे हैं यहाँ पे सिस्टम के अंदर, क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखो व्हाट आर द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर इन फिगर, मतलब ये जो सेंटर है इस स्क्वायर का, यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इन चार्जेस की वजह से, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है, जबकि आपको क्यू की वैल्यू क्या दे रखी है 10⁻⁻8 कूलम के बराबर दे रखी है। देखो ये जो ए है मतलब साइड ऑफ द स्क्वायर है, ये आपको 5 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है जी, देखो अलग अलग चार्जेस यहाँ पे कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ये -2q चार्ज है, ये 2q चार्ज है, और ये -q चार्ज है। अच्छा इसको मैं Q1 बोल देता हूँ, ये Q1 चार्ज है सपोज करो, ये Q2 चार्ज है, ये Q3 चार्ज है, और ये Q4 चार्ज हो गया। तो ऐसे 4 चार्जेस हमने एक स्क्वायर के कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है, सेंटर के ऊपर, है ना, सेंटर के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करके बताना है। तो यहाँ पे हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करेंगे। उसके लिए क्या करना होता है, पहले तो अलग अलग चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करो, और उसके बाद में उसका वेक्टर एडिशन कर लो, तो उससे अपने पास क्या आ जाएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। चलो ठीक है, सबसे पहले तो जो Q1 चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड Q के बराबर है, उसकी वजह से सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा पहले वो देख लेते हैं। देखो ये एक स्क्वायर है, और स्क्वायर के लिए आपको पता ही है कि इसके सेंटर से हर एक कॉर्नर की डिस्टेंस बराबर होगी। इस डिस्टेंस को मैं एक बार r मान लेता हूं, वैसे r कितना होगा ये आप इजीली पता कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर है इसका ये जो डायगोनल है इसकी लेंथ कितनी होगी, तो ये a है, ये a है, तो ये होगा √2a। पाइथागोरस थ्योरम लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना, ये वाली साइड a, ये वाली साइड a, तो ये कितना होगा √2a, और r क्या है उस √2a का हाफ है, यानी कि r होगा √2a/2, यानी कि ये होगा a/√2। ये समझ में आया क्या, r की वैल्यू समझ में आ गई। ठीक है, अब ये वाला जो चार्ज है ये सेंटर से r डिस्टेंस पे है, चार्ज कितना है q, तो इसकी वजह से सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, तो मैं इसको E1 बोल देता हूं। E1 मतलब इस Q1 चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये होगा kq/r², है ना, kq/r²। इसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे एक और चार्ज रखा हुआ है, देखो Q3 चार्ज जो कि 2q है। इस 2q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा सेंटर पे, तो ये दूरी r है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E3 = k × 2q डिवाइडेड बाई r²। ठीक है, क्योंकि ये दूरी बराबर ही है, तो r की जगह आपको r ही लिखना है यहाँ पे दोनों जगह पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक चीज बताओ, ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज का सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में होगा, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा
आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, चारों तरफ आउटवर्ड लेना होता है। तो ये वाला जो चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसलिए सेंटर पे इस चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो चार्ज से बाहर की तरफ, चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, इधर आएगा, ये होगा E1। और जस्ट इसके अपोजिट कॉर्नर पे जो चार्ज है ये भी कैसा है, पॉजिटिव, इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इससे आउटवर्ड डायरेक्शन में आएगा, है ना। चार्ज को पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग आउटवर्ड डायरेक्शन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना होता है। तो ये इस थर्ड चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, इसको मैं E3 बोल देता हूं। अब दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, देख रहे हो। अब देखो ये है KQ/R² और ये है 2KQ/R², तो दोनों में से ज्यादा कौन सा हुआ, E3 ज्यादा हुआ। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, और दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो डायरेक्टली आप उनको सबट्रैक्ट कर सकते हो। तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा और कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है आपको मैं इसको मैं E बोल देता हूं एक बार। तो E की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी E3 माइनस E1। E3 में से E1 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि E3 ज्यादा है, E1 कम है, इसलिए E3 की डायरेक्शन में क्या आएगा, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा E, है ना। मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो इधर आएगा। कितना आएगा, सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। अगर मैं वैल्यू पुट करूं यहाँ पे, इधर पुट कर रहा हूं, देखो E इक्वल टू, तो E3 की वैल्यू है 2KQ/R² और E1 कितना है, KQ/R²। आंसर क्या आएगा, E की वैल्यू आएगी KQ/R², सॉल्व करने पे, ठीक है। ये इन दोनों चार्जेस का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनका रिजल्टेंट आ गया, आया समझ में, ठीक है। अब इसी तरीके से बाकी के दो कॉर्नर पे जो चार्ज रखे ना उनका इलेक्ट्रिक फील्ड भी देख लेते हैं। तो ये कैसा चार्ज है, नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होता है, उसकी तरफ लेना है, चार्ज की तरफ जाना पड़ेगा, तो इसकी तरफ चले जाएंगे। और ये हो गया E2 इलेक्ट्रिक फील्ड, नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ लेना है, इनवर्ड। तो ये E2 हो गया। E2 कितना होगा वैसे, कैलकुलेट कर लो। E2 आएगा, चार्ज कितना है 2Q, तो K इंटू 2Q डिवाइडेड बाई दूरी कितनी है ये R, तो R का स्क्वायर कर देंगे। चार्ज को मैंने पॉजिटिव में लिखा है यहाँ पे क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर रहा हूं। जब भी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करेंगे तो चार्ज की वैल्यू पॉजिटिव ही पुट करेंगे, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट कॉर्नर पे ये जो फोर्थ चार्ज रखा हुआ है ये कितना है, -Q। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इनवर्ड डायरेक्शन में, इस चार्ज की तरफ आएगा। तो ये आ गया अपना E4। कितना आएगा E4, तो ये E4 आएगा K इंटू Q डिवाइडेड बाई R²। चार्ज कितना है, -Q है ना, तो इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है, यानी कि Q, डिस्टेंस कितनी है R, तो KQ/R² आ गया ये। अब दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2 और E4 ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, बड़े में से छोटा वेक्टर माइनस कर देना है। इसको E' बोल देते हैं एक बार, ठीक है। तो E' कितना आएगा, इन दोनों में से बड़ा वेक्टर कौन सा है, देख लो, E2 ज्यादा है E4 की कंपैरिजन में, इसका मतलब आपको E2 माइनस E4 करना पड़ेगा। आया समझ में, बस काम हो गया। अब ये वैल्यू पुट करके सॉल्व कर दो, E' आ जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट आ जाएगा, ये आएगा देखो K इंटू 2Q डिवाइडेड बाई R² माइनस KQ/R²। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, E' इक्वल टू KQ/R² आ गया। आया समझ में। अब आपके पास E भी आ गया, E' भी आ गया, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया E, और इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा E2 की डायरेक्शन में, क्योंकि E2 ज्यादा था, ये आ गया E'। तो दोनों आपके पास आ चुके हैं, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट ये है और इन दोनों का रिजल्टेंट ये है। इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, E और E' के बीच में 90 डिग्री। स्क्वायर में दोनों डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री एंगल पे कट करते हैं, इसका मतलब एंगल होगा 90 डिग्री। तो अब आपको देखो एक काम करना है, आपके पास में सेंटर पे 4 इलेक्ट्रिक फील्ड थे, E1, E2, E3, E4। आपने पहले E3 और E1 इनको ऐड किया, इनका रिजल्टेंट आया E, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कौन है E। फिर इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड किया हुआ है E'। तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, जो इन चारों चार्जेस की वजह से सेंटर पे प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो आपको क्या करना है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए, अब क्योंकि आपको E और E' के बीच का एंगल पता है, तो अगर दो वेक्टर दे रखे हो, दोनों के बीच का एंगल दे रखा हो, तो उनका रिजल्टेंट फाइंड करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, √A² + B² + 2AB cos θ, वो वाला फॉर्मूला लगाना है। तो लगा दो, देखो
हम लिखेंगे ई स्क्वायर प्लस ई डैश स्क्वायर प्लस 2e इंटू ई डैश इंटू कॉस 90। कॉस 90 कितना होता है 0, तो ये वाली टर्म तो हो गई 0। अब देखो एक चीज नोटिस करो, E इतना है के क्यू बाई आर स्क्वायर और ई डैश कितना है के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो सेम ही है, यानी कि E और ई डैश बराबर ही है। कॉस 90 0 होता है इसलिए ये वाली टर्म तो कैंसिल। E और ई डैश बराबर है इसलिए आप इसको अंडर रूट के अंदर ई डैश को भी अगर E लिख देते हो तो ये 2e स्क्वायर बन गया, तो बाहर क्या आएगा √2 इंटू ई बाहर आएगा, और E कितना है के क्यू बाई आर स्क्वायर, यानी कि अपने पास जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया वो कितना आया √2 के क्यू बाई आर स्क्वायर आ गया। ये आपका आंसर है। अब इसमें वैल्यूज पुट कर दो, क्योंकि आपको ए और ये जो क्यू है इनकी वैल्यू गिवन है, तो सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना √2 इंटू के की वैल्यू क्या होती है 9 इंटू 10⁻⁹, और क्यू कितना है दे रखा है क्वेश्चन में 10⁻⁻8 कूलम, डिवाइडेड बाई क्या करना है आर स्क्वायर। आर कितना है ये रहा a बाई √2। अच्छा a कितना है 5 सेंटीमीटर, इसको लिख लेते हैं एक बार, ये 5 सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज करने के लिए 10⁻⁻2 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई √2, है ना। ये r की वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको r का स्क्वायर करना है, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, यानी आएगा 5 इंटू 10⁻⁻2, फिर इसके डिवाइड में क्या आएगा √2 आएगा, फिर आप उसका स्क्वायर भी करोगे। चलो एक बार लिख देता हूँ √2 और उसके बाद में इसका स्क्वायर भी करना है, तो ओवरऑल इसको आप सॉल्व करोगे ना तो √2 इंटू 9, यहां से 10 आ गया बाहर, है ना। सॉल्व करने पे नीचे क्या आएगा 5 का स्क्वायर हो गया 25, 10⁻⁻2 का स्क्वायर यानी कि -4, अपॉन में जो √2 है उसका स्क्वायर होगा तो 2 बनेगा, 2 ऊपर चला जाएगा इंटू 2 ऊपर कर देंगे, तो ये आपका फाइनल आंसर। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया सेंटर के ऊपर। तो इस तरीके से आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल यूज करना है। पहले हमने क्या किया, इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया सेंटर पे, हमने देखा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो इनका रिजल्टेंट फाइंड कर लिया वो आया E। फिर इन दोनों चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड देखा सेंटर पे, वो भी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आया तो उनका रिजल्टेंट फाइंड कर लिया वो आया E डैश। फिर E और E डैश को एक साथ ऐड कर लिया तो आपके पास फाइनल जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो निकल के आ गया। अच्छा यहाँ पे जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन में आएगा, तो आप देख रहे हो कि E और E डैश बराबर है, यानी E और E डैश बराबर है तो रिजल्टेंट एकदम बीचों बीच आएगा, यानी कि ऊपर की तरफ आएगा, तो ये E नेट की डायरेक्शन होगी। दो वेक्टर अगर बराबर होते हैं ना मैग्नीट्यूड में तो उनका रिजल्टेंट हमेशा उनके बीचों बीच आता है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, सॉल्व कर लोगे इसको, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, ठीक है। और बाकी देख लो इसमें किसी भी स्टेप में अगर कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो बता दो, ठीक है। चलें आगे, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। एन इलेक्ट्रॉन फॉल्स थ्रू ए डिस्टेंस ऑफ 1.5 सेंटीमीटर इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में हर जगह सेम रहेगा। ऑफ वैल्यू 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। When the direction of electric field is reversed, a proton falls through the same distance. Compare the time of fall in each case. हर एक केस में टाइम ऑफ फॉल क्या होगा, मतलब ये जो डिस्टेंस है, मतलब ऊपर वाली जो प्लेट है यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को छोड़ा जाएगा, फिर वो नीचे गिरेगा, तो उसको गिरने में जो टाइम लगेगा दोनों केस में, उस टाइम को आपको कंपेयर करना है। डिस्टेंस बराबर ही है दोनों केस में 1.5 सेंटीमीटर। इस डिस्टेंस को मैं एक बार s बोल देता हूँ, ये कोई s डिस्टेंस है जो इलेक्ट्रॉन को या फिर प्रोटॉन को ट्रेवल करनी है। s की वैल्यू कितनी है 1.5 सेंटीमीटर, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है उसकी वैल्यू भी आपको दे रखी है, देखो 2 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम। पहली चीज तो ये कि इसने बोला कि पहले केस में इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, ऊपर की तरफ है, और दूसरे केस में इलेक्ट्रिक फील्ड को नीचे की तरफ कर दिया। इसका रीजन क्या है, देखो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। क्या फॉर्मूला होता है उस फोर्स का, F = Q × E। किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो उस पर कितना फोर्स लगेगा, Q × E के बराबर, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और मैंने आपको बताया था कि ये जो फॉर्मूला होता है ये वेक्टर फॉर्म में होता है ऐसे, ठीक है। अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग आएगी, और अगर चार्ज नेगेटिव होगा तो फोर्स की डायरेक्शन
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मानी जाएगी। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और अगर इसको नीचे गिरना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए ना, इसलिए यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ लगा है ताकि जो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर लगे वो किधर लगे, नीचे की तरफ, और ये नीचे की तरफ गिरना स्टार्ट हो जाए। शुरुआत में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रेस्ट में रहेगा, फिर यहाँ पे इसको छोड़ेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाएगा, फिर वो नीचे आएगा और डिस्टेंस कितनी कवर करेगा, s के बराबर, जो कि 1.5 सेंटीमीटर के बराबर है। ऐसे ही प्रोटॉन के साथ होगा। अब क्योंकि प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज होता है, आपको पता है, और पॉजिटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है, तो अगर इसको नीचे गिरना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होना चाहिए, नीचे की तरफ होना चाहिए। इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखो पहले से रिवर्स करनी पड़ी हमको, क्योंकि इसको नीचे गिराना है। अच्छा, यहाँ पे शुरुआत में प्रोटॉन क्या था, रेस्ट में था, मतलब दोनों ही केस में चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, जब उनको छोड़ा जा रहा है ना, ऐसे छोड़ा जा रहा है तो उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या मानेंगे हम लोग, 0। शुरुआत में रेस्ट में है वो, फिर उसको ऐसे छोड़ते इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा कितना, Q इंटू ई, और इस फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएंगे और डिस्टेंस s कवर करेंगे। अच्छा, इसको जो टाइम लगेगा ना चार्ज पार्टिकल को, उसको आपको कंपेयर करना है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन को नीचे गिरने में जो टाइम लगेगा ना उसको कंपेयर करना है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर इन चार्ज पार्टिकल्स के ऊपर फोर्स लग रहा है तो इससे कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है फोर्स के टर्म्स में, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, फोर्स कितना लग रहा है, Q इंटू ई। अच्छा, Q क्या होता है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इनका जो चार्ज होता है उसको स्मॉल ई से डिनोट करते हैं, याद है ना, स्मॉल ई 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होगा और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, तो F इक्वल टू मैं लिख देता हूं, चार्ज की जगह लिख देता हूं स्मॉल ई, है ना, इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाई m मास, है ना, ये आ गया एक्सेलरेशन। मतलब इन दोनों चार्ज पार्टिकल पे जो एक्सेलरेशन काम कर रहा होगा ना उसका फॉर्मूला ये रहेगा। अब देखो चार्ज तो दोनों पे बराबर है, चाहे इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन हो, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम ही लगा रखा है, लेकिन मास तो अलग अलग है दोनों पार्टिकल्स का, यानी दोनों पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन अलग अलग आएगा, ठीक है, फॉर्मूला ये बोल रहा है, ठीक है। हमें तो ये पता करना है कि इसको गिरने में कितना टाइम लगेगा, तो डिस्टेंस कितनी कवर करनी है, s के बराबर। इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की, दोनों ही केस में 0, और एक्सेलरेशन एक चीज नोटिस करो यहां पे कांस्टेंट है, E मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि कांस्टेंट है, देखो इतना लगा रखा है हमने, कांस्टेंट ही है, और m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन, ये भी कांस्टेंट ही होता है जितना भी होता है। इसका मतलब एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, और जब भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है तो हमको पता है कि हम इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर लो। हमें डिस्टेंस दे रखी है और टाइम पता करना है, तो हम थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे, s इक्वल टू यू टी प्लस, थर्ड नहीं सेकंड इक्वेशन होती है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन लगाएंगे। u की वैल्यू कितनी लेनी है, दोनों ही केस में 0, तो s इक्वल टू क्या आएगा, s इक्वल टू ये आएगा हाफ ए टी स्क्वायर, तो इससे t क्या आया, पहले a की वैल्यू पुट कर देता हूं, s इक्वल टू 1/2, a कितना है e बाई एम, e बाई एम इंटू टी स्क्वायर, तो t कैलकुलेट करना है तो ये सब इधर ले आओ, 2ms डिवाइडेड बाई e इंटू ई, और फिर क्योंकि t की वैल्यू हमें चाहिए तो इसका अंडर रूट कर देंगे। अब एक चीज बताओ, ये जो फॉर्मूला अपने पास टाइम का आया कि ये जो s डिस्टेंस कवर करने में इन चार्ज पार्टिकल्स को जो टाइम लगेगा, इस टाइम के अंदर, इस फॉर्मूले के अंदर किन किन चीजों के ऊपर ये टाइम डिपेंड कर रहा है, देख के बताओ, इस फॉर्मूले के अंदर किन किन चीजों पे टाइम डिपेंड करेगा। 2 मतलब कांस्टेंट, m मतलब मास ऑफ द चार्ज पार्टिकल, जो दोनों के लिए अलग अलग होगा, इलेक्ट्रॉन का मास अलग होता है, प्रोटॉन का अलग होता है, तो m के ऊपर डिपेंड करेगा। s मतलब डिस्टेंस, जो चार्ज पार्टिकल्स को कवर करनी पड़ेगी, तो दोनों केस में बराबर ही डिस्टेंस कवर कर रहा है चार्ज पार्टिकल, तो s भी यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। e मतलब चार्ज ऑन द पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का चार्ज क्या सेम ही है, E होता है, तो ये भी कांस्टेंट हो गया दोनों के लिए। कैपिटल E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी दोनों कंडीशन में सेम लगा रखा है, तो ये भी कांस्टेंट, यानी m को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ m, आया समझ में, t की वैल्यू अंडर रूट m के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है। तो आप अब अगर टाइम ऑफ फॉल अगर कंपेयर करना हो
टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन और टाइम ऑफ प्रोटॉन अगर कैलकुलेट करना हो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, क्योंकि टाइम अंडर रूट ऑफ एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम लिखेंगे अंडर रूट ऑफ, ऊपर क्या है देखो इलेक्ट्रॉन का टाइम लिखा है ना, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा और मास ऑफ प्रोटॉन नीचे आएगा, क्योंकि ये टाइम किसके प्रोपोर्शनल है, अंडर रूट एम के, तो उसके हिसाब से हम लिखेंगे। हमें कंपेयर ही करना था। अब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको पता ही होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 और मास ऑफ प्रोटॉन कितना होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। इसको सॉल्व कर देंगे, ये आएगा अपना टाइम का कंपैरिजन, मतलब इनका रेशो आ जाएगा। कंपैरिजन जब भी करना हो ना, कंपेयर करना हो तो रेशो फाइंड करके देखेंगे, तो ये सॉल्व कर लेंगे, ये अपना आंसर होगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आया समझ में? ये बाकी का जो डेटा ये कोई काम नहीं आया अपने, क्यों? क्योंकि ये रेशो में कैंसिल हो गया। कंपेयर ही तो करना था। कंपेयर का मतलब है अगर एग्जैक्ट वैल्यू पूछ लेता तो हम इन फॉर्मूलों के अंदर ये वैल्यूज पुट करके सॉल्व करते, अभी जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन में जो अननेसेसरी चीजें हैं वो तो, मतलब जो कांस्टेंट चीजें हैं वो तो क्या होगी, कैंसिल, और सिर्फ अंडर रूट एम के टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फॉर्मूला ऐसा बन गया। तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना ऐसे। बोलो आया क्या समझ में? तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। चले आगे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस ईच ऑफ क्यू आर प्लेस्ड ऑन द एक्स एक्सिस एट डिस्टेंस ऑफ 1, 2, 4, 8 मीटर्स। मतलब ओरिजिन से इतनी इतनी डिस्टेंस के ऊपर इन चार्जेस को रखा गया है फ्रॉम द ओरिजिन। इफ द चार्जेस आर अल्टरनेटली पॉजिटिव एंड नेगेटिव, मतलब एक पॉजिटिव है इनमें एक नेगेटिव है, देन फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओरिजिन। तो ओरिजिन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड आपको कैलकुलेट करके बताना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो इसने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस इस टाइप की बात करी है, तो ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये ओरिजिन हो गया। कौन कौन सी पॉइंट्स के ऊपर, कौन कौन से पॉइंट्स के ऊपर चार्ज रखे हुए हैं, तो 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 8 मीटर इस तरीके से रखा हुआ है। ये 1 मीटर वाला पॉइंट है, ये 2 मीटर वाला पॉइंट होगा, यहाँ पे 4 मीटर वाला पॉइंट होगा, फिर ऐसे करके आगे 8 मीटर वाला पॉइंट आएगा कुछ दूरी के ऊपर। इस तरीके से पॉइंट्स आएंगे। चार्ज कैसे रखे हुए हैं, अल्टरनेटली पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पहले पॉजिटिव चार्ज रखा, बाद में नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव एंड सो ऑन। इस तरीके से ये आगे तक डॉट 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 का मतलब क्या है, ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है ये, ठीक है। ऐसे बहुत सारे चार्जेस हमने रखे हुए हैं एक्स एक्सिस के ऊपर, ऐसे आगे रखते जा रहे हैं, ठीक। ओरिजिन के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। कहां पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ओरिजिन के ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा यहाँ पे, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये जो पॉजिटिव चार्ज है, एक चीज देखो कि यहाँ पे कुछ चार्ज पॉजिटिव है, कुछ चार्ज नेगेटिव है। तो पॉजिटिव वाले चार्जेस का इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं पहले, ओरिजिन पे किधर आएगा। तो जैसे ये वाला पॉजिटिव चार्ज है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में। भाई इन पोजीशन पे चार्ज रखे हुए हैं ना ये, तो इस वाले चार्ज का ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, तो चार्ज पॉजिटिव है तो आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इधर आएगा, माइनस एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन में इधर आएगा, ठीक है। फिर ये वाला जो चार्ज है ये नेगेटिव है, इसको छोड़ दो एक बार, इसको बाद में देखते हैं। फिर ये वाला पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, इसका भी आउटवर्ड आएगा। फिर वापस जो पॉजिटिव चार्ज आएगा उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटवर्ड इधर ही आएगा। मतलब जितने भी पॉजिटिव चार्ज है सबका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आने वाला है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में आएगा ओरिजिन के ऊपर, ठीक है। और फिर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है इनका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा, पॉजिटिव चार्ज का तो देख लिया, नेगेटिव चार्ज इनका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगा। तो नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इनवर्ड होता है, चार्ज की तरफ लेते हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे, इस नेगेटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर लेना है, ओरिजिन के ऊपर चार्ज की तरफ लेना है, यानी कि इधर लेंगे। तो जितने भी नेगेटिव चार्जेस हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा चार्ज की तरफ, और जितने भी पॉजिटिव चार्ज हैं उनका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि इधर आएगा। तो दोनों आपस में कैंसिल होंगे, समझ रहे हो बात। तो एक काम करते हैं, जितने भी पॉजिटिव चार्ज है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो उसको मैं पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिख रहा हूं, और जितने भी नेगेटिव चार्ज है उनका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है उनको मैं नेगेटिव सिंबल से लिख देता हूं, क्योंकि उसको माइनस करना पड़ेगा। भाई इधर वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो उसको माइनस करना पड़ता है हमें, दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं तो, है ना। तो उस तरीके से आप इसको सॉल्व करो। हमें ओरिजिन पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट द
ओरिजिन। देखो ओरिजिन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएंगे। पहले तो ये वाला जो पॉजिटिव चार्ज है ना, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। कितना होगा? के क्यू बाई, बोलो, आर स्क्वायर। आर कितना है? ये दूरी कितनी है? ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर आएगा। फिर क्योंकि इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा, पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर था और नेगेटिव का इधर आएगा, तो उसको माइनस सिंबल के साथ में लिखेंगे, अपोजिट आ रहा है ना इसलिए। तो माइनस, इधर वाले सारे जो इलेक्ट्रिक फील्ड उनको प्लस करके लिखेंगे, इधर वाले सारे इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस करके लिख रहा हूं मैं। तो इस नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाई, और डिस्टेंस कितनी है? 2 मीटर। ओरिजिन से इस पॉइंट की दूरी कितनी है? 2 मीटर, 2 का स्क्वायर आ गया। प्लस इस पॉजिटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा के क्यू बाई 4 का स्क्वायर, क्योंकि ये 4 मीटर डिस्टेंस पे। फिर नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा माइनस के क्यू बाई 8 का स्क्वायर। माइनस क्यों कर रहे हो, समझ में आ रहा है क्या? चार्ज नेगेटिव है इसलिए उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड आएगा, और पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड आएगा, इसलिए दोनों एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, इसलिए एक को प्लस एक को माइनस लेके मैं लिखता जा रहा हूं। ऐसे कब तक लिखना है? इनफाइनाइट तक लिखना है, ठीक है। अगर इन सब के अंदर कुछ कॉमन आ रहा हो तो कॉमन लेके अलग कर दो। जैसे यहां पे क्या कॉमन आ रहा है? के क्यू हर एक टर्म में कॉमन आ रहा है, आ रहा है ना। यहां पे क्या बचेगा? अगर के क्यू कॉमन ले लिया जाए तो 1/1 का स्क्वायर यानी कि 1 आएगा। यहाँ पे 1/2 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/4। यहाँ पे 1/4 का स्क्वायर क्या आएगा? 1/16। यहाँ पे 1/8 का स्क्वायर क्या आएगा? -1/64 एंड सो ऑन। बोलो आया क्या? इस तरीके से हमने हर एक चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया। फिर के क्यू कॉमन ले लिया तो ये अलग कर लिया। अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखा जाए तो ये एक इनफाइनाइट जीपी बन गई। आप ध्यान से नोट करो, अगर 1 को मैं -1/4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा? -1/4। फिर उसको वापस से -1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा? प्लस का 1/16। फिर वापस -1/4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 1/64। यानी कि यहां पे कॉमन रेशियो क्या आ रहा है? -1/4, क्योंकि उससे बार बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। तो यहां पे कॉमन रेशियो आया, कितना आया? माइनस का 1/4। और पहली टर्म क्या है यहाँ पे? 1। और आपको पता है इनफाइनाइट जीपी जब भी होती है ना तो उसके सम का फॉर्मूला होता है, क्योंकि इन सबको ऐड करना है आपको एक तरह से। तो आपको इनफाइनाइट जीपी का जो सम है उसका फॉर्मूला पता होगा, A/1 - R। ठीक है, ये कब यूज करते हैं हम लोग? इनफाइनाइट जीपी के लिए। मतलब जब कोई भी टर्म बार बार एक नंबर से मल्टीप्लाई होती जा रही है ना, तो फिर हम और वो इनफाइनाइट तक अगर जा रही हो तो उन सब टर्म्स का सम करने के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो वो यहाँ पे यूज करना है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लिखेंगे के क्यू इंटू, पहली टर्म यहाँ पे क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 1, यानी A/1 - R करना ना, तो 1/1 - R। R कितना है? -1/4। सॉल्व कर दो इसको, यही अपना आंसर है। के क्यू इंटू, अब देखो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 + 1/4 क्या बनेगा? 5/4। 4 ऊपर चला जाएगा तो 4/5। ठीक है, यही अपना आंसर है। ठीक है, तो ये अपना फाइनल आंसर आ गया। 4KQ/5 ऐसा बोल सकते हो आप इसको। यही अपना फाइनल आंसर है। मतलब ओरिजिन के ऊपर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इतना आएगा। ये इनफाइनाइट सीरीज है एक चार्जेस की, और इसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको ओरिजिन पे बताना था। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा? 4KQ/5 के बराबर आएगा। फिजिक्स की सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें कुछ भी आपको रटना नहीं पड़ेगा, सब समझने वाली चीजें हैं। अगर आपने एक बार समझ ली चीज, उसके बाद में वो अपने आप ही याद हो जाती है आपको। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखो एक और क्वेश्चन है, ए पेंडुलम हैज मास 4 मिलीग्राम, मिली मतलब 10⁻³ होता है। 4 मिलीग्राम मास का एक पेंडुलम है, एंड कैरीज ए चार्ज 2 × 10⁻⁹ कूलम। इट हैंग्स इन इक्विलिब्रियम फ्रॉम ए मासलेस थ्रेड ऑफ लेंथ 50 सेंटीमीटर। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, मतलब इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है। देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स की वजह से ये इस पोजीशन में आके इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ गया। ठीक है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ ही है। एंगल मेड बाय थ्रेड विद द वर्टिकल, आपको एक तो बताना है एंगल मेड बाय द थ्रेड विद द वर्टिकल, मतलब ये एंगल थीटा बताना है। दूसरा बताना है टेंशन इन द थ्रेड, कि जो थ्रेड है उसके अंदर टेंशन फोर्स कितना होगा।
ठीक है, आपके नोट्स में यहाँ पे मेरे ख्याल से बाय मिस्टेक 200 वोल्ट पर मीटर लिखा हुआ है, उसको करेक्ट कर लो। 2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर ये आपको लिखना है ना। एक्चुअल में डेटा ये है 2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर, छोटा सा करेक्शन है, कर लो उसमें। ठीक है, तो क्वेश्चन पे आते हैं। इसने बोला कि यहाँ पे ये एक पेंडुलम है जिसका मास आपको दिया हुआ है। मास एक बार मैं m लिख देता हूँ यहाँ पे। चार्ज इस पे कितना है, q है, और ये जो पेंडुलम है ये इस पोजीशन में आके यहाँ पे रुका हुआ है। तो इस पोजीशन में कैसा है, इसको तो यहाँ पे होना चाहिए था। तो देखो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रखा है, और जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसके ऊपर एक फोर्स लगता है। पॉजिटिव चार्ज है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा बताओ? अगर पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसके ऊपर फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और कितना फोर्स लगता है, Q इंटू E। ठीक है, और कौन सा फोर्स लग रहा है इस पेंडुलम के ऊपर? एक लग रहा होगा इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स, एक लग रहा होगा इसके ऊपर इधर टेंशन फोर्स। ये सारे फोर्स लग रहे हैं। अब यहाँ पे इस टेंशन फोर्स के हम कंपोनेंट करेंगे ताकि हमें समझ में आए कि कौन सा फोर्स किसको बैलेंस कर रहा है। 3 फोर्स है ना यहाँ पे, इसके टुकड़े कर लो। देखो टेंशन फोर्स के टुकड़े करेंगे कैसे, देखो ये थीटा है यहाँ पे, XZ बन गया ना ऐसे, तो ये वाला एंगल भी क्या आएगा, थीटा। टी का इधर जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा T cos थीटा। थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट हमेशा cos, तो ये आएगा T cos थीटा। दूसरा वाला कंपोनेंट इधर आएगा T sin थीटा। आ गया। अब बताओ कौन किसको बैलेंस करेगा? T cos थीटा किसको बैलेंस कर रहा होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन में, mg को, और T sin थीटा QE को बैलेंस कर रहा होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। तो लिख देते हैं यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेगी। T sin थीटा किसके बराबर है, T sin थीटा QE के बराबर है ना, पहली इक्वेशन। और T cos थीटा mg के बराबर है। T cos थीटा किसके बराबर है बोलो, mg के बराबर। दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, 2 इक्वेशन आ गई अपने पास। दोनों को सॉल्व कर लो, थीटा भी आ जाएगा और टी भी आ जाएगा, टेंशन फोर्स है ना। पहले थीटा पता करते हैं, तो दोनों इक्वेशन को मैं डिवाइड कर रहा हूं। पहली इक्वेशन को दूसरे से डिवाइड करो, इधर क्या आएगा, टी से टी कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बनेगा, टेन थीटा, और इधर क्या आएगा, क्यू ई बाई एम जी। आया समझ में? ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं। देखो थीटा पता करना है, क्यू कितना है, चार्ज दे रखा है, कहां गया चार्ज, वो रहा 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ई कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 2 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट पर मीटर। मास कितना है 4 मिलीग्राम। मिली मतलब क्या होता है 10⁻⁻3, और क्योंकि ग्राम में दे रखा है, ग्राम को भी चेंज करो किलोग्राम में, तो 10⁻³ ग्राम की वजह से आएगा किलोग्राम में चेंज करने के लिए। इंटू जी 10 ले लेते हैं थोड़ा इजी कैलकुलेशन के लिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 ले लिया। इसको सॉल्व करो, 2 इंटू 2 4 बना, 4 से 4 कैंसिल, इधर आएगा ऊपर 10⁻⁻5, नीचे भी देखो 10⁻⁻5 भी बन रहा है, यानी कि ये तो रेशो 1 आ गया। tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया, मतलब थीटा कितना है 45 डिग्री, 45 डिग्री होगा ये एंगल। ये वाला एंगल कितना होना चाहिए 45। भाई tan थीटा की वैल्यू 1 कब आती है 45 डिग्री पे, तो आंसर आया 45 डिग्री। पहला आंसर आ गया क्या, बोलो, पहला आंसर आ गया। दूसरा आंसर, अब हमें ये पता करना है कि टेंशन फोर्स कितना होगा। अच्छा tan थीटा अगर 1 आ रहा है तो इससे एक और चीज समझ में आ रही है, ध्यान से देखो, tan थीटा की वैल्यू 1 आई सॉल्व करने पे, ये 1 आ रहा है, इसका मतलब QE और mg क्या होनी चाहिए, मैग्नीट्यूड में बराबर होनी चाहिए, तभी तो रेशो 1 आ रहा है। ये ऊपर QE लिखा है, नीचे mg लिखा है, रेशो 1 आ रहा है, इसका मतलब दोनों बराबर है। तो एक चीज हमें ये भी समझ में आ रही है कि यार मैं लिख देता हूं इसको, QE इक्वल टू mg, क्योंकि थीटा कितना आया 45 डिग्री, tan थीटा की वैल्यू 1 आ रही है ना, उससे ये मेरे को समझ में आया। ये तो मैंने एक बार लिख लिया, इसको थोड़ा कैलकुलेशन इजी करने के काम आएगा ये। अब आते हैं कि टेंशन फोर्स कितना लग रहा होगा इस थ्रेड में, टेंशन फोर्स कितना होगा, कैसे पता करोगे। तो 2 इक्वेशन दे रखी है, टी साइन थीटा QE के बराबर है, टी कॉस थीटा mg के बराबर है। एक काम करते हैं, टी फाइंड करना है तो दोनों का स्क्वायर करके ऐड कर लो इक्वेशंस का। तो दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर करके मैं ऐड कर रहा हूं, तो इधर आएगा टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू QE का होल स्क्वायर प्लस mg का होल स्क्वायर। अब क्योंकि टी स्क्वायर अगर आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो कि 1 होता है। तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर इक्वल टू क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। आया समझ में? एक चीज बताओ कि यहाँ पे t कैलकुलेट करना है हमको, तो t किसके बराबर आएगा? अंडर रूट ऑफ क्यू ई का होल स्क्वायर प्लस एम जी का होल स्क्वायर। सही है। अब क्यू ई और एम जी तो बराबर है आपस में, तो क्या मैं इस वाली टर्म को हटा के इसको मैं क्यू ई के बराबर लिख सकता हूं? दोनों बराबर ही है देखो, तो इसको मैं क्यू ई लिख देता हूं। तो ये बन जाएगा क्यू ई का स्क्वायर और क्यू ई का स्क्वायर यानी कि 2 क्यू ई स्क्वायर, है ना, अंडर रूट में। तो अंडर रूट से बाहर क्या आएगा? रूट 2 बाहर आएगा, एक तो रूट 2 हो गया अलग, इनटू क्यू ई। क्यू कितना है भी? यहां से ये तो आया रूट 2 इंटू क्यू ई, तो क्यू कितना है? 2 इंटू 10⁻⁻9 है ना, और ई कितना है? 2 इंटू 10⁻⁴। बता दो आंसर। 2 इंटू 2 4 यानी कि 4 रूट 2 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन, है ना। टेंशन फोर्स, फोर्स किस में मेजर किया जाता है? न्यूटन में। तो ये अपना आंसर है, ये फाइनल आंसर आ गया। तो दोनों चीजें हमने कैलकुलेट कर ली, थीटा भी कैलकुलेट कर लिया और टेंशन फोर्स भी हमने इजीली पता कर लिया। इस तरीके से करना है बच्चों। काफी बच्चे ये कमेंट करते हैं कि सर हमें नोट्स कहाँ से मिलेंगे। तो बच्चों आपको नोट्स मिलेंगे हमारी ऐप के ऊपर। ऐप का नाम है फिजिक्स विद उमेश राजौरिया। ऐप के ऊपर आपको फिजिक्स नोट्स के अलावा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स भी मिल जाएंगे। नोट्स तो आपको मिलेंगे ही, इसके अलावा आपको और भी बहुत सारी चीजें ऐप के ऊपर मिलने वाली हैं, जैसे कि इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज जो हम इस सीरीज में कवर कर रहे हैं वो भी आपको ऐप के ऊपर मिल जाएंगे। आपको चैप्टर वाइज टेस्ट पेपर मिल जाएंगे जिससे आप अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपर तरीके से चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आपको माइंड मैप और फॉर्मूला बुकलेट्स मिलेंगी जिससे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को प्रॉपर तरीके से बहुत कम टाइम में रिवाइज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशंस मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के। ये जो ऐप है ये आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या ऐप का जो लिंक है वो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं।